नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आने वाले साल में रिपीट होने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इस साल रिपीट होंगे। इसका आंसर सिंपल है दोस्तों, कि पिछले महीने भी मैंने इसी तरह का एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें मैंने उस महीने की जो भी रिपीटेड सवाल थे उनको कवर किया था, और उनमें से कई सारे सवाल जो है इस महीने जो एग्ज़ाम है उसमें रिपीट हुए हैं, जिसकी मदद से लोग जो है पहले अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए हैं। तो हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उसको डेफिनेटली चेकआउट करें, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो है NISM 5A म्यूचुअल फंड का कोर्स है जो कि आपको mocktestchannel.com पे मिलेगा, उसे डेफिनेटली वॉच करें। क्योंकि मॉक टेस्ट वीडियोस से आपको लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेट्स तो मिल जाएंगे, बट जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, और साथ ही साथ आपको वो सारे क्वेश्चन पैटर्न्स मिल जाएंगे जो कि इस एग्ज़ाम में लगातार रिपीट होते आए हैं पिछले सालों में। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ यहाँ पे पहले सवाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज़ द बेस्ट सूटेड टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो डाटा ऑन म्यूचुअल फंड्स। ऑप्शन दिया है यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, फंड फैक्ट शीट, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप अप टू डेट परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड का, या फिर अगर आप पोर्टफोलियो डाटा जानते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनीज में कितना परसेंटेज निवेश किया है, ये सभी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको फंड फैक्ट शीट में मिलती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फंड फैक्ट शीट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फंड मैनेजमेंट कॉस्ट आर जनरली हायर फॉर, कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से फंड मैनेजमेंट कॉस्ट सबसे अधिक किसका होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी, बी डेब्ट, सी इक्विटी इंडेक्स, डी पैसिव इक्विटी। दोस्तों फंड मैनेजमेंट कॉस्ट जो होता है वो एक्टिव इक्विटी का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं वो लगातार जो है नए नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं ताकि आपको पैसों को जो है ज़्यादा बेहतर रीति से जो है बढ़ाया जा सके। तो जब भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात होती है तो उसमें रिटर्न्स भी आपको जो है नॉर्मल जो इक्विटी इंडेक्स फंड से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यही कारण है कि जो फंड मैनेजर्स हैं उसके लिए आपसे अधिक फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करते हैं। वहीं पे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो बेसिकली जो है आपके इंडेक्स को मिरर कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इसी वजह से फंड मैनेजमेंट चार्ज भी इसमें काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एसेट। आपको बताना है इन दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा फिजिकल एसेट है। ऑप्शन है रियल एस्टेट, यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बैंक डिपॉजिट और शेयर्स हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है रियल एस्टेट। फिजिकल एसेट यानी कि ऐसा एसेट जिसको आप टच कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिए हुए तीनों जो ऑप्शंस हैं वो पेपर एसेट्स कहलाते हैं, वहीं पे जो रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी या घर जो होता है वो फिजिकल एसेट कहलाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कैन माइनर्स इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कल अगर आपके पास एक 5 साल का बच्चा आके कहे कि उसे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है नो कैन नॉट इन्वेस्ट एट ऑल, बी येस ओनली थ्रू गार्डियंस, सी येस ओनली इन स्कीम स्पेशली लॉन्च फॉर सच इन्वेस्टमेंट, डी नन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है येस ओनली थ्रू गार्डियंस। अगर वो अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ इन्वेस्ट करना चाहे तो उनकी मदद से जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सब्सिक्वेंट टू न्यू फंड ऑफरिंग ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर ओपन फॉर परचेसेस बाय। ये सवाल है कि आप जानते हैं कि जिस तरह से शेयर्स में IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिससे कि नए शेयर्स जो होते हैं पब्लिकली लॉन्च किए जाते हैं ताकि पब्लिक जो है उस पर इन्वेस्ट कर सके, ठीक उसी तरह से कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जब लॉन्च होता है तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसे हम लोग न्यू फंड ऑफर पीरियड कहते हैं, जिसके दौरान जो है कोई भी व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीद सकता है। वहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स के 2 टाइप होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उसे इस न्यू फंड ऑफर पीरियड के दौरान ही निवेश करना रहता है, और उसके बाद अगर वो उसे निवेश करना है तो उसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किसी और के यूनिट्स को खरीदना या बेचना पड़ेगा। वहीं पे जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स रहते हैं वो भले ही न्यू फंड ऑफरिंग के टाइम ओपन रहते ही हैं, जिसमें कि आप एक फिक्स बैंडविड्थ में जो है बिड करके आप प्राइस में खरीद सकते हैं, बट उसके बाद भी अगर आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में उसके यूनिट्स जो है डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो ये पूछा गया है इस सवाल में कि अगर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो न्यू फंड ऑफरिंग के बाद कौन इसे खरीद सकता है। ऑप्शन है बाय बोथ एक्सिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स, बी बाय बोथ एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओनली, सी बाय एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओनली,
डी बाय एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स ओनली। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बाय बोथ एक्सिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स, यानी कि एनएफओ के टाइम पे भी अगर किसी ने जो है इस यूनिट से यूनिट्स खरीदे हैं तो वो भी निवेश कर सकता है, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एनएफओ के टाइम नहीं खरीदा है वो भी चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आर वैल्यूड एट। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है तो आप किस हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकालेंगे। ऑप्शन दिया है कॉस्ट, बी फेस वैल्यू, सी बुक वैल्यू, डी मार्केट वैल्यू। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप लोग मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्केट वैल्यू। दोस्तों अगर आपको अभी तक का चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। वहीं पे अगर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाके केवल ओके लिख दीजिए, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम को जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन, कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में किस तरह से डिसीजंस को लिया जाता है। ऑप्शन दिया है लाइकली बिहेवियर ऑफ मार्केट, बी इनकम लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स, सी रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर, डी एज ऑफ इन्वेस्टर्स। दोस्तों टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं कि कोविड का टाइम बस आने ही वाला है और आपको पता चल गया है कि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है दवाइयाँ बिकने वाली हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप जो है दवाइयों वाली कंपनीज़ में जो है निवेश करेंगे, आप सैनिटाइज़र जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनमें निवेश करेंगे। तो आपने बेसिकली वहाँ पे टैक्टिकल एसेट एलोकेशन किया कि आपने जो है मार्केट को स्टडी किया और आपको लगा कि जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर है इन स्टॉक्स में जो है भारी उच्चार जो है आपको देखने को मिलेगा, तो आपने उन्हीं स्टॉक्स में जो है अपने पैसों को निवेश किया। तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में डिसीजंस जो होते हैं वो लाइकली बिहेवियर ऑफ मार्केट पे होते हैं। सवाल है डैश ऑफ द यूनिट होल्डर्स कैन पास अ रेजोल्यूशन टू वाइंड अप अ स्कीम। ये तो आप सभी जानते हैं कि एनएफओ के दौरान जो है कोई भी नए म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया जाता है, वहीं पे कितने परसेंटेज ऑफ यूनिट होल्डर्स अगर चाहें तो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को बंद कर सकते हैं, ये सवाल है। ऑप्शन दिया है 50%, बी 25%, सी 15% और डी 75%। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 75%। 75% यूनिट होल्डर्स अगर कहें कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम को क्लोज कर देना चाहिए तो वो जो है क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इस तरह के सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे सवाल, यानी कि एक एग्ज़ाम में कम से कम 30 से 50 सवाल जो है इस तरह के आ रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है पूछा जाता है कि इन दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और इस तरह के सवालों को सही जवाब देने का एक ही तरीका है दोस्तों कि आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके स्ट्रांग कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे तो इस तरह के जवाब को देना आपके लिए संभव नहीं है। आपको बताता हूँ कैसे इसको जवाब देना है। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ए, अ पोर्टफोलियो विद बीटा लेस देन 1 इज़ लेस रिस्की दैन द मार्केट, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अनसिस्टमैटिक रिस्क इज़ मेजर्ड बाय बीटा। तीसरा स्टेटमेंट है डाइवर्सिफाइड इंडेक्स हैज़ अ बीटा ऑफ 1। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो दोस्तों बीटा क्या मेजर करता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। बीटा जो है मेजर करता है कि आपका जो स्कीम है वो कितना ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। यानी कि अगर 1 से लेस वैल्यू आती है बीटा की, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो मार्केट से कम रिस्की है। वहीं पे इक्वल टू 1 आता है तो मार्केट जितना ही रिस्की है। अगर 1 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब मार्केट से भी ज़्यादा रिस्की है आपका म्यूचुअल फंड स्कीम। स्टेटमेंट दिया है कि पोर्टफोलियो विद बीटा लेस देन 1 इज लेस रिस्की देन मार्केट, तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोग बी स्टेटमेंट में जाते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है वो समझना पड़ेगा। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब अगर पूरे मार्केट वाइड को जो अफेक्ट करे वो सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोविड आया था तो पूरे मार्केट को जो है उसने अफेक्ट किया था, इस वजह से वो सिस्टमैटिक रिस्क कहलाएगा। वहीं पे अनसिस्टमैटिक रिस्क मान लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी में कोई स्ट्राइक हो जाता है, लेबर्स लोग जो हैं सभी लोग मिलकर स्ट्राइक कर देते हैं, तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, तो वो जो है बीटा मेजर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
तीसरा ऑप्शन पे जाते हैं, डाइवर्सिफाइड इंडेक्स हैज़ ए बीटा ऑफ 1, कि डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों क्या होता है, रिस्क जो होता है मिनिमाइज हो जाता है। तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका बीटा का वैल्यू जो है 1 जितना आ जाएगा, यानी कि मार्केट में जितना उतार चढ़ाव है उतना ही उतार चढ़ाव आपके जो म्यूचुअल फंड स्कीम में भी नज़र आएगा। तो ऑप्शन सी भी जो है करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए और सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इन केस ऑफ बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इज बिटवीन डैश ऑफ द टोटल एसेट्स। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अगर कोई बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो उसमें इक्विटी का एक्सपोजर कितना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड है, इसका मतलब ज़्यादा एक्सपोजर भी हम लोग इक्विटी को नहीं दे सकते, ना ही कम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें दिया है 40 to 60%, 10 to 25%, 25 to 40% और नन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 40 to 60% एक्सपोजर जो है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, गिल्ड फंड में कैरी हायर डैश रिस्क देन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। गिल्ड फंड क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड क्या होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं। गिल्ड फंड जो होते हैं गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो होती हैं कंपनीज़ के फंड्स होते हैं, कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ की जो है बॉन्ड फंड्स होते हैं। तो किसमें ज़्यादा डैश रिस्क मौजूद है ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, ड्यूरेशन रिस्क और क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब होता है कि अगर हमने किसी को पैसे दिए और वो अगर हमें नहीं लौटाए तो वो क्रेडिट रिस्क कहलाता है। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के केस में डेफिनेटली क्रेडिट रिस्क जो है प्राइवेट से जो है ज़्यादा तो नहीं होगा, तो वो वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग है। वहीं पे जो गिल्ड फंड्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क मौजूद होता है दोस्तों, जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड से ज़्यादा होता है। कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट के निकलते हैं जो कि शुरुआत में 15-14% का जो है रिटर्न्स देते हैं, बट आने वाले सालों में जो है 6-7% का देते हैं। तो इस वजह से ये रिस्क आप लोग जो है कैरी करते हैं जब आप लॉन्ग टर्म में किसी भी गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता चला जाता है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, मनी मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है। ऑप्शन है एम्फी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आरबीआई। आरबीआई जो है मनी मार्केट्स को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टर्स रिक्वायर इन्वेस्टमेंट अप्रूवल थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कि इनमें से कौन से इन्वेस्टर को जो है बोर्ड का अप्रूवल मिले तो ही वो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है माइनर्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि कोई प्राइवेट एंटिटीज़ अगर जो है म्यूचुअल फंड स्कीम में बड़े मायने पे जो है इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए जो है बोर्ड का जो है अप्रूवल चाहिए रहता है, उसके बाद ही वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, द पोर्टफोलियो ऑफ फंड्स इज मेड ऑफ। कि फंड्स ऑफ फंड्स करके एक म्यूचुअल फंड होता है वो किस में इन्वेस्ट करती है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है डेब्ट सिक्योरिटीज़, इक्विटी सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ और यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। कि ये जो म्यूचुअल फंड की खास बात ये है कि ये कोई कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि दूसरे अच्छे परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनके यूनिट्स में ये इन्वेस्ट करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बताया हुआ एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आज ही जाएं www.mocktestchannel.com में और अपने आप को जो है NISM 5A म्यूचुअल फंड कोर्स के लिए रजिस्टर जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि किस तरह के एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, तो आप जो है इसी वेबसाइट में जाके जो है मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग हुई है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।